मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री असली मायने में एक लौ सेना तैयार करती है। सैनिकों को युद्ध तक पहुंचने और लड़ाई में साथ देने के लिए मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के पास आज है बारूद और हथियार से लैस ये आधुनिक आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का इतिहास अगर देखें तो यह शुरू होता है पहले विश्व युद्ध से, यानी कि 1914। मैदान जंग में मौजूद हर एक सेना को समय का मुकाबला करने वाली तकनीक की कमी का एहसास हुआ। हमला तो होता था, लेकिन उस हमले की गति, वार और क्षमता को बनाए रखना मुश्किल था। मैकेनाइज से पहले मोटराइज्ड इन्फेंट्री भी थी, लेकिन उसमें ऐसे वाहन शामिल थे जो कि पक्की सड़कों और खुले रास्तों पर ही चल सकते थे। उनमें तोपों से निकले बारूद से लड़ने की भी क्षमता नहीं थी। उनमें कोई ऑटोमेटेड वेपन्स मौजूद नहीं थे और ना ही सैनिकों के बैठने की जगह। वो तो सिर्फ एक गाड़ी के समान थी। फौज में पहले इन्फेंट्री ट्रक्स में जाती थी, और ट्रक्स में जाने से क्या है, जो व्हील्ड व्हीकल्स थे उनकी मोबिलिटी लिमिटेड होती है, वो रोड बाउंड थे। तो जब वो आगे पहुंचते थे असेंबली एरिया में तो डिस्माउंट करके फिर लड़ाई होती थी। तो फिर वो जो जिस बात के लिए हमें जरूरत थी कि टैंक्स और इन्फेंट्री इकट्ठे हों, तो वो नहीं होता। इसलिए फिर ट्रैक्ड व्हीकल्स आने शुरू हुए। ट्रैक व्हीकल भी दो प्रकार के आए। पहले एपीसी, जो सिर्फ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को ट्रांसपोर्ट करते और उनमें ज्यादा वेपन सिस्टम नहीं होते। बाद में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स बनाए गए जो लड़ने की भी क्षमता रखते थे। जरूरत ऐसे वाहनों की थी जो कभी भी कहीं भी ले जाए जा सकते थे, जिनकी बाहरी सतह गोलियां खाकर भी मजबूत रहती, जिनमें ऑटोमेटेड हथियार फिट होते और साथ ही जिसमें सैनिकों की एक छोटी यूनिट को भी ले जाया जा सकता था। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए एकदम अलग वाहन बनाने वाले पहले लोग रूस के थे। दो तरह के वाहन रूस से हिंदुस्तान आए, बीएमपी और बीआरडीएम। बीएमपी यानी बॉयवेयर मशीना पेखोते, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, और बीआरडीएम यानी बॉयवेयर राजवतानिया डोरजोनिया मशीना, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है कॉम्बैट रिकॉनेसेंस पेट्रोल व्हीकल। इन मशीनों के इतिहास और उसकी प्रगति को देखें तो 1950 के दशक में 8 पहिए वाली सबसे पहली आर्मर्ड गाड़ी थी BTR-60 और BRDMI, जो कि पानी में चलने वाली रिकॉनेसेंस पेट्रोल व्हीकल थी। 1960 के दशक में आई APC स्कॉट, जो कि पानी पर चलने वाली एम्फीबियस आर्मर्ड पर्सनल कैरियर थी। 1960 में ही आई टोपैज, एम्फीबियस आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, और इनकी खासियत थी कि इनमें घुसने और बाहर निकलने के एक से ज्यादा रास्ते थे। और फिर आई BMP-1 और BMP-2, जो कि आज इस्तेमाल की जाती है। BMP जो है एक रशियन वर्ड है, बाबुनिया मशीना फोकुटे। बेसिकली इसका मतलब है जो व्हीकल आपका पानी में तैर सकता है। तो जहां BMP-2 एक ऐसा इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो पानी में अपनी राह बनाता है, तो वहीं रेगिस्तान हो या पहाड़, दुर्गम से दुर्गम रास्तों पर चल सकता है। इक्विपमेंट इनिशियली रशियन इक्विपमेंट था, और इससे पहले BMP-1 जो 1960s में आई थी, कुछ काबिलियत बढ़ाकर उसको BMP-2 बनाया गया। और आज ये इक्विपमेंट जो BMP-2 है, जो कि एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, ये आज हम हिंदुस्तान में खुद हमारी यूनिट के लिए बनाते हैं। और वर्ल्ड वाइड आप अगर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को कंपेयर करें तो ये BMP-2, जिसको हम सरथ भी कहते हैं, बहुत ही आले दर्जे का इक्विपमेंट है। BMP-2 बेहद सटीक और गहरी मार करने वाला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, और फक्र के साथ आज कहा जाता है
कि यह मशीन पूरी तरह से हिंदुस्तानी है। बीएमपी के अंदर गर्मियों में तापमान 45 से 50 डिग्री के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन इन्हें चलाने वालों पर इसका असर नहीं पड़ता। जब इसके अंदर हम बैठते हैं, इसके अंदर टेम्परेचर बनता है जैसे गर्मियों के दिनों में, तो हमें जरूरत पड़ने पे ओपन ड्राइविंग भी करते हैं जहां दुश्मन की कोई खतरा ना हो, तो उस समय तो हवा हमें लगती है। मगर जब हम क्लोज ड्राइविंग करते हैं, यानी कपोला हमारी बंद होती है। कपोला कब बंद करते हैं? जब हमें आसार होता है कि हमें दुश्मन के एरिया में हम घुसे हुए हैं, ऑप्टिकल आ रही है, हमें पर फायर आ रहा है, तो उस समय गर्मी अंदर होती है। इसके अंदर ब्लोअर सिस्टम का बंदोबस्त किया गया है, जो कि हम ब्लोअर ऑन कर देते हैं, तो बाहर की जो अभी जो वातावरण है उसकी हवा, यानी अंदर के इंजन की हवा से कुछ हवा ठंडा हमें मिलती है। बीएमपी हमारा पर्सनल हथियार से भी ज़्यादा हमें जो है अपने को हम विजुलाइज करते हैं कि एक ये प्राणी है, इसके अंदर हम समाये हुए इक्विपमेंट जो है वो हम एम्बेडेड कर रखा है और हम उस सिस्टम का ही एक हिस्सा है। और हर हमारी याद या हर हमारे ऑपरेशनल याद जो है वो बीएमपी से होती है। और कभी याद आता है जब रेगिस्तान के डेजर्ट में रात को उसके ऊपर बैठे हो, चांद हो, तो बड़ी अच्छी यादें हैं ऑपरेशंस की और एक्सरसाइजेस की, जहाँ इस इक्विपमेंट ने हमें बहुत साथ दिया है। और जहाँ डाला पानी में किसी भी एंगल में डाला ये बाहर निकल आता है। कैसा भी आप चढ़ाई पे चढ़ा लो, ये आपको धोखा कभी नहीं देता है। तो एक जैसे महाराणा प्रताप का चेतक था, वैसे एक अभिन्न अंग हो जाता है एक मैकेनाइज्ड ऑफिसर या सोल्जर के लिए कि वो अपनी बीएमपी को अपने एक घोड़े की तरह याद रखता है। शुरुआत के 2 साल तक तो मैं आईसीवी के ऊपर ही सोता था। कभी भी हम फील्ड फायर में जाते थे तो ये जो आईसीवी है, इसकी आपने आज एंटी सर्जमेंट प्लेट देखी जो कि खुल जाती है, उसको सिरहाना बना के उस पे सोने की जो फीलिंग, और आपके सर के ऊपर आसमान और साथ में आपके तमाम आपके जवान, ये फीलिंग, इस फीलिंग को कोई बीट नहीं कर सकता। जो इसका क्रू होता है उसकी बड़ी अहमियत है और उनका लगाव बड़ा होता है इस इक्विपमेंट के साथ। और क्रू से हम कहते हैं जो ड्राइवर जो इस गाड़ी को चलाता है, गनर जो इसके इक्विपमेंट को, आर्ममेंट को फायर करता है, और एक कमांडर जो कि उस व्हीकल को गाइड करता है। तो ये 3 लोग मिलकर एक बीएमपी का क्रू बनाते हैं और इन तीनों का नाता उस व्हीकल से बहुत गहरा होता है। उस गाड़ी का मेंटेनेंस, उस गाड़ी का परफॉर्मेंस और उनका कोऑर्डिनेशन से जो है वो काम सही मायने में कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस व्हीकल में एक इन्फेंट्री का सेक्शन भी बैठता है, जो कि टाइम आने पर इससे उतरकर दिए गए टास्क को पूरा कर सकते हैं। क्रू का व्हीकल के साथ बहुत गहरा नाता है और ये होना भी चाहिए, जिससे कि वो इस इक्विपमेंट को सही मायने में मेंटेन कर सके, जिससे कि टाइम आने पे ये सही मायने में काम। और ये बीएमपी हर मौसम, हर टेरेन में दिन और रात का फर्क किए बिना आगे बढ़ती है। बीएमपी से इतना गहरा नाता रखने वाली इस रेजिमेंट का चिन्ह आज है यही बीएमपी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और इन्फेंट्री को दर्शाती बेनट की तस्वीर। ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और एक दूसरे के साथ अपराजित। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का रेजिमेंटल सेंटर 1979 से महाराष्ट्र के शहर अहमदनगर में बसा है। यह विशाल रेजिमेंटल सेंटर तकरीबन 2200 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है और इसकी दहलीज पार करते ही एक जवान इस रेजिमेंट को अपना असली परिवार बना लेता है। जब वो अटेस्टेड होता है तो हम उसका फैमिली से नाता तोड़ते हैं और जब वो पेंशन जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि वो फैमिली से वापस सोसाइटी में जुड़े। तो MIRC जो है वूम टू टूम कॉन्सेप्ट का कार्यभार संभालता है। और रेजिमेंटल सेंटर में मौजूद हैं 3 ट्रेनिंग बटालियंस, इन्फेंट्री ट्रेनिंग, कॉम्पोजिट ट्रेनिंग और ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस ट्रेनिंग बटालियन, जो तराशती हैं रंगरूटों की खड़ान से हीरे। जब एक सिविलियन सेना का हिस्सा बनता है तो सबसे पहले इन्फेंट्री ट्रेनिंग में उसकी शारीरिक क्षमता,
स्टेमिना, मानसिक सतर्कता बढ़ाई जाती है और उसे युद्ध नीतियों में तैयार किया जाता है। और फिर वो ट्रेन होता है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सोल्जर के तौर पर, जहां उसे मशीन्स और वेपन्स की सिखलाई दी जाती है। और यहां शामिल होने वाले ये जवान हिंदुस्तान के हर प्रांत, हर राज्य, हर क्लास के होते हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग इन्हें एक साथ खड़ा कर इन्हें एक ही काबिलियत का बना देती है, और वो है देश की रक्षा करने वाला जवान। फिर पासिंग आउट परेड में ये शपथ लेते हैं अपने मुल्क की हिफाजत करने की और नाम, नमक और निशान के लिए मर मिटने की। पासिंग आउट परेड में जब ये जवान निकलते हैं तो इन्हें इनके परिवारों से ले लिया जाता है देश की सुरक्षा कर रहे दूसरे परिवार के लिए, जिसका नाम है भारतीय सेना। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बेहद खास सेरेमनी इनकी पासिंग आउट परेड है, जहां ना सिर्फ एक जवान बल्कि उसका पूरा परिवार सम्मानित किया जाता है। जो मदर्स को और फादर्स को जो हम गौरव पदक प्रदान करते हैं, ये उनके लिए भी एक एक्नॉलेजमेंट है कि आपने चूज किया कि आप अपने बच्चे को देश की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की ट्रेनिंग दोहरे तौर पर जवानों को तैयार करती है। इन्फेंट्री रेजिमेंट होने के नाते वो बाकी रेजिमेंट्स की तरह सैनिक बनना तो सीखते ही हैं, और फिर टेक्निकल ट्रेनिंग का सफर शुरू होता है। So the training part is primarily in two parts. We have one part which is primarily to do with infantry training, which is for about 34 odd weeks. And we have the technical training. The technical training वो तकरीबन 24 वीक्स की होती हैं, और इसमें हमारे जवान अपना रिक्रूट ट्रेनिंग के बाद टेक्निकल ट्रेनिंग करते हैं, चाहे वो ड्राइविंग के ऊपर है, चाहे वो गनरी के ऊपर है, चाहे वो कम्युनिकेशन के ऊपर है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने सेंटर को 2 हिस्सों में बांटे हुए हैं। और इस टेक्निकल फेज में वो सीखते हैं मैकेनाइज्ड आर्मी कोर्सेज, यानी कि मैक ग्रुप में होती है उनकी भर्ती, जहां उन्हें बीएमपी के रख रखाव, उसको कैसे चलाते हैं, उसमें मौजूद वेपन्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब सिखाया जाता है। साथ ही ड्राइविंग और रेडियो ऑपरेटिंग के लिए अलग ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिक ट्रेनिंग जब एक यंग सोल्जर का हो जाता है, उसके बाद उसकी काबिलियत के आधार पे हम चयन करते हैं कि वो ड्राइवर बनेगा या गनर बनेगा या ऑपरेटर बनेगा। एक बार ये चयन हो जाता है तो जो ड्राइवर है वो हमारे पास आते हैं। कुछ हफ्तों तक वो कंबाइंड ट्रेनिंग करते हैं, ए व्हीकल और बी व्हीकल, यानी टैंक और आम गाड़ियों के। और उसके बाद वो अपने स्पेशलिटी यानी कि जो बी व्हीकल ड्राइवर बनेगा वो अपने बी व्हीकल ट्रेनिंग में जुट जाता है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट एक खास प्लेटून को ट्रेन करती है जिसका नाम है रेकी प्लेटून, और इसके बारे में कहा जाता है कि जंग में सबसे पहले यही प्लेटून जाती है। किसी भी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन में सबसे बेहतरीन जो बंदे हैं उनको चुन के इस प्लेटून में लिया जाता है ताकि ये कुछ स्पेशलिस्ट टास्क कर सके। पूरी मेन बॉडी को जंग में ले जाने की कार्रवाई, चीज़ें को मार्क करना, ऑन ग्राउंड उन बटन को रेकी करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ले जाने की कार्रवाई को रेकी प्लेटून अंजाम देती है। जो रेकी प्लेटून है या आर्मर्ड कोर का रेकी ट्रुप है, इनको हम बोलते हैं आइज एंड ईयर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। तो हमारे रेकी का काम होता है कि ये बिल्कुल जमीन के साथ मिलके इनविजिबल होके हमारे आगे ये एक
तोह लेते हुए निकलते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते। दुश्मन की लाइन के बीच में से निकल जाता है अगर गैप मिला, और जहाँ पे दुश्मन थोड़ा दिखा तो उसको ऑब्जर्वेशन करके हमारी पीछे वाली फौज को खबर देते रहते हैं। और ऐसी खास ट्रेनिंग मांगती है खास खुराक। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की हर चीज में आज मैकेनाइज्ड मशीनों ने जगह ले ली है, फिर चाहे वो खाना बनाना ही क्यों ना हो, जैसे कि ये फील्ड मॉडिफाइड वेहिकुलर कुक हाउस। एक बहुत पुरानी कहावत है कि खाली पेट कोई भी फौज लड़ाई में नहीं जाती। तो हमारा मुद्दा यही है कि हम लड़ाई के दौरान या फिर किसी भी आउटडोर एक्सरसाइज के दौरान अपने लड़ाई वाले दस्तों को किस तरह से गर्म खाना दे सकते हैं। तो इसलिए हमने एक एएलएस पे मॉडिफिकेशन की है और इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा जहाँ पे हम जो राशन स्टोर करते हैं, दूसरा हिस्सा जहाँ पे उस राशन से कुकिंग होती है, और तीसरा हिस्सा जहाँ पे हम बैठा के लोगों को खाना खिला सकते हैं। इस सब का जो टाइम है लगभग 2 से 3 घंटे लगता है हमको किसी भी एक लोकेशन में इस पूरे मॉडिफिकेशन को गाड़ी से उतार के इस हालात में लाने में, और उस 2 से 3 घंटे के अंदर हम इसको इस हालात में ला के गर्म खाना अपने सैनिकों को लड़ाई के दौरान या किसी भी आउटडोर एक्सरसाइज के दौरान फील्ड कंडीशन दे सकते हैं। 1986-87 पश्चिमी भारत के राज्य राजस्थान की सीमा ने देखा ऐसा मंजर जिसने दुनिया भर की फौजों को हिलाकर रख दिया, खासकर पाकिस्तान को। एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसके मद्देनजर 6 लाख से भी ज्यादा सेना के लोग पाकिस्तान से कुछ 150 किलोमीटर के दायरे में तैनात हुए। इसका मकसद था हमला होने पर भारतीय सेना की मुस्तैदी। ये एक्सरसाइज इसलिए आज भी अलग अलग जगहों पे इसकी मेंशन होती है क्योंकि इसका स्केल और इसका मैग्नीट्यूड और इसमें जो अलग अलग प्रक्रियाएं हुई, जाकि आप छोटी प्रक्रिया ले लें, BMP-2 के इंजन को चेंज करना या कैजुअलिटी इवैक्यूएट करना या इंटीग्रेटेड फायर पाथ, इस तरीके की छोटी छोटी इसमें देवर नंबर ऑफ इवेंट्स विच हैपेंड। इसमें जो है खास तौर पे जनरल के सुंदर जी ने इस पे दिलचस्पी दिखाई और इन एक्सरसाइज में वो खुद स्वयं अलग अलग जगहों पे थे। और यही वो पड़ाव था पाकिस्तान के लिए भी, जब हिंदुस्तान की इतनी सैन्य शक्ति दे उसे भी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की कमी महसूस हुई। तो जहां भारत की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट ने अपने एक पड़ोसी मुल्क को उसकी कमियों का जायजा लेने पर मजबूर किया, तो वहीं दूसरी ओर 1987 में अपने एक और पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के लिए अपनी यूनिट्स को जंग में भी भेजा। इसी दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट सतीश कुमार प्रभाकरण मेनन को सम्मानित किया गया वीर चक्र से। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कई और अफसरों की भी चर्चा होती है, जिनमें से खास हैं सिपाही दया शंकर, जो कि 1996 में जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का हिस्सा थे। ऑपरेशन रक्षक में आतंकवादियों से मुकाबला करते समय उन्होंने अपने सीनियर्स की जान बचाने के लिए खुद अपने आप को खतरे में डाला और मिलिटेंट्स को खत्म करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी इस शहादत को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया और 1999 में मेजर राजेश अधिकारी, जो कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का हिस्सा थे, यहां जम्मू कश्मीर के कारगिल में उन ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा होना था जिन पर पाकिस्तानियों ने धोखे से अपने बंकर्स बना लिए थे। 15,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई इस लड़ाई में दुश्मन और बेहद खराब मौसम दोनों से ही लड़ते हुए हमारी सेना ने जीत दर्ज की थी। मेजर अधिकारी ने दुश्मन के बंकर्स पर सामने से अपनी मीडियम मशीन गन से फायर किया था और अपनी बाकी की पलटन को कवर देकर दुश्मन को चारों तरफ से घेरा था। इस ऑपरेशन में जीत तो दर्ज हुई, लेकिन मेजर राजेश अधिकारी शहीद हुए। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया और इस तरह आज मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के नाम कई वीरता सम्मान मौजूद हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई है, इनमें तकरीबन 137 अवार्ड्स वी हैव गॉट, and post the independence we have another about 122 awards that the regiment has been able to achieve. We have taken part in the First World War, Second World War,
all the operations that India has fought, be it 47, 48, 62, 65, 71, and even in Kargil as far as some of the elements of some of the officers who have represented it. In this, we've actually got a total of 10 battle honors for the regiment. Although we call ourselves one of the youngest regiments, we have the history of beyond 1800. एक महावीर चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 2 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 1 वीर चक्र, 19 शौर्य चक्र, 4 युद्ध सेवा मेडल और 87 सेना मेडल। इसके साथ ही कई बैटल ऑनर्स भी। साथ ही लंबी है उन ऑपरेशंस की लिस्ट जिसमें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1986 में ऑपरेशन चेकरबोर्ड, 1986 ऑपरेशन ब्रास टैक्स, 1996 ऑपरेशन रक्षक, 1999 ऑपरेशन विजय, 2001 में ऑपरेशन पराक्रम। हमारा जो सैनिक है उसको ट्रेन करना होता हमें मेंटल मोबिलिटी कि मैं एक जगह पे नहीं रहूंगा। मेरा काम है कि हम अपने को ऐसी पोजीशन में डालें कि दुश्मन को पीछे से या फ्लैंक से बर्बाद कर सकें, जिसका मतलब है कि हमारी सोच और ट्रेनिंग हमेशा इंटरनेशनल बॉर्डर के पार होती है। तो ये जो कंटिन्यूस स्टेमिना लड़ने का, एक एग्रेसिव स्पिरिट और दिमाग में ये जहन कि मैं एक जगह पे दुश्मन के वार से बचाव नहीं, पर मैं एक प्रहार का हथियार हूँ और दुश्मन के पीछे आके उसको मैं बर्बाद करने की क्षमता रखता हूँ, ये उस जवान को, ये उस यंग ऑफिसर को हम सिखाते हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री आज भारतीय सेना का आधुनिक चेहरा है। बीएमपीज आज उन सभी जगहों पर मौजूद है जहां मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के सैनिक पोस्ट संभाले हैं, फिर चाहे वो आसमान को छूती पहाड़ी ऊंचाइयां ही सही। और इनके वहां पहुंचने का इतिहास भी बेहद हैरत अंगेज है। यहां तक पहुंचने का मिशन का खाका तैयार किया जनरल सुंदर जी ने 1988 में, और यह पेपर सौंपा तत्कालीन रक्षा मंत्री को, जिसके तहत ऊंची पहाड़ी वाले सीमावर्ती इलाकों को महफूज रखना था। लेकिन यहां तक पहुंच पाना आसान नहीं था। वहां इक्विपमेंट्स को ले जाना, वहां उनका सही इस्तेमाल और रखरखाव, उनकी मेंटेनेंस, मसले बहुत थे। लेकिन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने और उनके कमांडिंग ऑफिसर्स ने इस काम को पूरा करने का साहस दिखाया। और फिर शुरू हुआ नामुमकिन को मुमकिन बनाने का सिलसिला। कई हजार फीट की ऊंचाई पर बर्फीले पहाड़ों में रास्ता बनाना था। 2 भाग में यह सफर बटा था, लेह तक पहुंचना और फिर लेह से आगे लद्दाख तक। लेह तक पहुंचने के लिए इंडियन एयरफोर्स सामने आई। इनकी मदद से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने बीएमपीज को लेह की हवाई पट्टी तक पहुंचाया और फिर लेह की हवाई पट्टी से गाड़ियों का काफिला बढ़ा पहाड़ी इलाके में रास्ता तैयार करते करते लद्दाख की ऊंचाइयों की ओर। 800 किलोमीटर लंबे सफर में कई ऐसे ड्राइवर्स भी शामिल थे जिन्होंने पहले कभी भी इस टेरेन में बीएमपी नहीं चलाई थी। और फिर एक पूरी सैन्य यूनिट का बसेरा यहां खड़ा कर दिया गया। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के इस कमाल का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था। मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशंस मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए सिर्फ इसलिए मुकम्मल हो पाए कि इन मशीनों ने कभी अपने साथी सैनिकों को धोखा नहीं दिया। इन्फेंट्री फोर्सेस के विश्वास, साहस और कुछ भी कर गुजरने के जज्बे के पीछे हमेशा रहा अपनी बीएमपी पर भरोसा। और इसी भरोसे के बलबूते मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट्स ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सरहद के पार के इंटरनेशनल ऑपरेशंस में शिरकत की और पीस कीपिंग फोर्सेस का हिस्सा बने। जहां भी ये गए अपनी छाप छोड़कर आए। इसके साथ ही भारत सरकार ने जब जब इनसे मदद मांगी, इनकी यूनिट्स ने जी जान लगाकर सिविलियंस और प्रशासन की मदद की। फिर चाहे वो दंगों के दौरान फैली अशांति को काबू में लाने के लिए हो या फिर बाढ़ या भूकंपग्रस्त इलाकों में सहायता के लिए पहुंचना हो, या फिर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस जहां सिर्फ सेना ही कुछ कर सकती थी। ड्यूटी के दायरों से बढ़कर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के सैनिकों ने देश और देशवासियों की हमेशा मदद की है।
और पीस टाइम में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का खेल के क्षेत्र में भी काफी योगदान रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक इन्होंने अपनी छाप हर जगह छोड़ी। पैराग्लाइडिंग का इस रेजिमेंट से खास जुड़ाव है और इसकी ट्रेनिंग भी यहां सेंटर में इन्हें दी जाती है। वॉलंटरी बेसिस में करने के लिए लोगों को सेलेक्ट करना, फिर इनको मोटिवेट रखना, फिर लंबी दौरानी तक जिंदा दिली के साथ जो कार्रवाई करनी थी, उस कार्रवाई से ये सेटअप हुआ है। जब से सेटअप हुआ है तब से लेके अभी तक यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर हैं पूरे इंडियन आर्मी में काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी फेमस हैं। बाकी जगह पे भी ट्रेनिंग कराने के लिए यहीं से लोग जाते हैं। नेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स, इंटरनेशनल एक्सपीडिशन सब में हिस्सा ले चुके हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने आसमान की ये बुलंदियां खेल के मैदान में भी छुई हैं और एक से बढ़कर एक स्पोर्ट्समैन अपनी रेजिमेंट और देश को दिए हैं। इनमें से सबसे आगे नाम आता है लेफ्टिनेंट कर्नल हरिपाल कौशिक वीर चक्र का, जिन्होंने 1954 से 1966 तक हॉकी के खेल में लिखे जा रहे भारत के सुनहरे इतिहास में शिरकत की। 1956 में मेलबर्न ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, 1960 में रोम ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल, 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, 1966 में बैंकॉक एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का वो हिस्सा रहे। साल 2000 में उन्हें अपनी इन उपलब्धियों के चलते अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीरंदाजी यानी आर्चरी में भी रेजिमेंट कई इंटरनेशनल लेवल के मुकाबलों में 128 गोल्ड, 81 सिल्वर और 67 ब्रॉन्ज मेडल्स जीत चुकी है। और साइकिलिंग में भी रेजिमेंट के जवानों का खास प्रदर्शन रहा है। इनके अलावा रेजिमेंट के कई और नामचीन खिलाड़ी भी रहे हैं। ब्रिगेडियर HJS चिमनी, जो कि हॉकी खेलते थे और सिंगापुर साउथ ईस्ट एशियन रीजनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। रेसलिंग में आगे थे सूबेदार जीत सिंह, जिन्होंने 1964 और 1966 के बीच कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स में भाग लिया और हिंद केसरी का खिताब भी पाया। सूबेदार मेजर माल सिंह, जिन्होंने 1981 में सिंगापुर फर्स्ट एशियन वेटरन एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल हासिल किया। ब्रिगेडियर लाभ सिंह सितारा एथलेटिक्स इवेंट्स में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का नाम रोशन करते रहे और उन्होंने 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स, 1966 में बैंकॉक एशियाड में शिरकत की और 1998 में एशियाड और 2000 में ओलंपिक्स के दौरान इंडियन कंटिंजेंट की तैयारी पर नजर रखने वाली नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी का सदस्य भी रहे। उन्हें खेल के मैदान में अपने योगदान के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के रेजिमेंटल सेंटर पर गर्व से लहराता है रेजिमेंट का ध्वज, जिस पर बना है रेजिमेंट का लोगो और शामिल है इनके अस्तित्व के 3 खास रंग। जब हमारे फर्स्ट कर्नल ऑफ द रेजिमेंट जनरल के सुदर्शन, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे थे, उन्होंने कहा कि ऑफिशियल इंसिग्नियाज के अलावा एक ऐसा एक लोगो होना चाहिए मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का। ये जो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट ने स्पिरिट ऑफ मैकेन डिजाइन किया, इसकी यूनिकनेस ये है कि इट हैज द एसेंशियल्स ऑफ अ कैवलरी मैन इन द फॉर्म ऑफ अ लांस। इट हैज द बेसिक एसेंशियल्स जो निहायती जरूरी है एक इन्फेंट्री मैन को बेनेट सिग्निफाई करती है। उसके जो लेग्स और लेग्स के नीचे जो दर्शाया गया है वो है समुद्र है। उसके जो विंग्स वो दर्शाते हैं कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को जो है कहीं पे भी ले जाया सकता है हवाई तौर पे। और उसका जो मस्कुलर शेप दिया गया है, उसके बाइसेप्स और उसके जो लेग्स दिए हैं वो दर्शाते हैं यूथ, विगर एंड वाइटलिटी। आपने अगर हमारा रेजिमेंटल फ्लैग देखा होगा जिसमें कि 3 रंग हैं, इसके पीछे सिग्निफिकेंस या अहमियत यह है कि लाल रंग इन्फेंट्री के जोश और खून को दर्शाता है। काला रंग जो है वो आर्मर का रंग है जिसमें कि एग्रेसिव स्पिरिट को दर्शाता है। जो पीला रंग है वो प्योरिटी को दर्शाता है। We need to be in sync with what is happening today. और आज जो हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके बारे में बातचीत करते हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सोल्जर की जो थ्रेशोल्ड है, टेक्निकल थ्रेशोल्ड है, हम उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
आज की तारीख पे हमारे जो जवान हैं, इन्फेंट्री जवान के टेक्निकल थ्रेशोल्ड से आप अगर तुलना करेंगे, उससे हम बेहतर हैं। वीरता और विश्वास इस रेजिमेंट का मोटो है। ये दोनों ही शब्द रेजिमेंट के मूल सिद्धांत है और रेजिमेंट की नींव मजबूत बनाते हैं। के अंतर्गत आए साहस, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, कर्तव्य निष्ठा के भाव और विश्वास के अंतर्गत खुद की काबिलियत पर भरोसा, अपनी मशीनों और हथियारों पर भरोसा, अपने साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले अपने भाइयों पर भरोसा। वीरता और विश्वास। वीरता शब्द हमने खासकर इसलिए चुना कि युद्ध क्षेत्र में वीरता एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि एक इंडिविजुअल का अभिन्न हिस्सा है, और इंडिविजुअल तौर पे भी एक कमांडर हमेशा, या आप भी अपने जिस भी कॉर्पोरेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में आप उस एम्प्लॉय को ढूंढते हो जिसके ऊपर आपको फेथ हो। ये काम अगर मैं इसको दूं तो ये जा करके इसको अकम्प्लिश करके आएगा। तो हमने एक कॉम्बिनेशन लिया, वैलर एज वेल एज फेथ। और यही जवान जो प्रहार करता है तो उसका युद्ध घोष होता है, बोल भारत माता की जय। यही मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का युद्ध घोष है जो उन्हें एकजुट, एकाग्र और संयुक्त रखता है। डायनामिज्म, डिसाइसिवनेस, बिना समय व्यर्थ किए डिसीजन लेना, ये मैंने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ऑफिसर्स में ज्यादा देखा। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट सेना की एक फ्यूचरिस्टिक रेजिमेंट है। ये तेजी से बदल रहे जंग के स्वरूप तो समझ रही है और अपने आप को तैयार कर रही है। साथ ही यहां जोर दिया जा रहा है संयुक्त ऑपरेशंस पर, यानी जॉइंटनेस पर। जॉइंटनेस हमने थल सेना के साथ की थी, अब आर्मी एविएशन आया, आर्मी की वायुसेना आ गई है, उसके साथ इंटीग्रेशन, और एयरफोर्स के साथ और ज्यादा इंटीग्रेशन, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्टेड ऑपरेशंस हो, एयर लैंडेड ऑपरेशंस हो, या फिर एयर सपोर्ट इन सपोर्ट ऑफ ग्राउंड ऑपरेशंस हो। ये जॉइंटनेस जो है एट ऑल लेवल्स हमने अभी आके आनी है। बीएमपी एंड सोल्जर, ये दो एक ही हिस्से, इनको अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप इन दोनों को आप देखेंगे, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का मतलब यही है कि जब हम इकट्ठा होकर लड़ाई में लड़ सकते हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री भारतीय सेना की सबसे आधुनिक रेजिमेंट है जिसने अपने आप को सशक्त और सक्षम बनाया है अपनी ट्रेनिंग, अपनी रिसर्च और लगातार अपने आप में सुधार करने के बलबूते पर। आज इनका काम है दुश्मन से 2 कदम आगे बढ़कर सोचना, उसके वार करने से पहले उस पर चोट करना और एकजुट होकर भारतीय सेना के अन्य रेजिमेंट्स के साथ काम करना। यह सही मायने में है रेजिमेंट ऑफ द फ्यूचर इन टुडेज आर्मी।